हम अपनी पिछली वीडियो में मुसलमानों की ज़वाल की जितनी भी वजूहात है ना कि मुसलमान क्यों जो है ना वो ज़वाल की तरफ डेली जा रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। सूडान के हालात और ये फ़लस्तीन के हालात और मुसलमानों की जितनी भी सिचुएशन चल रही हैं। तो आज हम उसकी दूसरी किस्त को हम आपको जो है ना बताते हैं कि जब इन्होंने 3 कोशिशें कर ली कि मज़हब में ये हमसे फेल हो गया, तो पहले इन्होंने हमें ये कहा कि ये नौज़ बिल्ला मुसलमानों के नबी जो है ना इनको नहीं पता और इनका मजहब गलत है, तो वो हार गया और मुझसे इस्लाम फिर जीत गया, तो यहूद व नसारा हमारा मुकाबला नहीं कर सके। दूसरा, उन्होंने हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा किए और मुसलमानों को मुर्तद करने की कोशिश की, उसमें भी वो फेल हो गए। फिर उन्होंने हमारे मुसलमानों के इस बात में कोशिश की कि मुसलमानों को इस्लाम की कदरें, मोहब्बत, इज्जत, वकार और इस पर अमल खत्म करवाने के लिए अपने मुल्कों में बुलाया, नेशनलिटियां दी, इंग्लिश एजुकेशन दी और उस कल्चर में इतना मर्ज कर दिया कि अब इनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। और सारे अपने मुल्कों में सारी जो इलीट क्लास थी, जो जेंट्री थी, जो IQ लेवल इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उन सारी क्लास को अपने मुल्कों में बुला लिया। फिर वहां पे उनको पहले कल्चर दिया, थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज देकर, फिर उनको यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर बुलाकर हमारे यहाँ पे मासूम मुसलमान जितने हैं उनके अंदर इस कल्चर को डेवलप किया। अब ये जो चौथी जो है ना वो जो उनकी थ्योरी है ना मुसलमानों के साथ कंपटीशन की, और हम जो है ना घोड़े बेच के सो रहे हैं, चौथी जो है ना वो ये है कि उन्होंने जितने भी इस्लामी मुमालिक है ना उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पॉलिटिशियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो इदारों का जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो रूलिंग डिपार्टमेंट है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कमजोर किया, आपस में इख्तलाफात पैदा किए। फिर नाअहल, इनकैपेबल जितने भी लोग हैं ना उनको टॉप सीटों के ऊपर बिठाया और उनको फिर मिस यूज किया, उनको अपने साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग अपने साथ डेवलप की, अपनी मर्जी के उनसे फैसले करवाए। और फिर जो है ना हमारी रूलिंग जितनी भी, आप पूरा अफ्रीका देख लें, पूरा एशिया देख लें, इन सब की जितनी भी पावर में लोग हैं ना, ये सब के सब 99% लोग इनकैपेबल हैं और इनको नहीं पता कि रूल कैसे करना है, कौम को लेकर कैसे चलना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है। और इनके अंदर उन्होंने अपोजिशन, डेमोक्रेसी और फौज और इदारे और आपस के इख्तलाफात, डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला अपनाया कि इन्होंने इतनी सियासी जमातें बना दी, फिर उसमें इतनी बरादरियों में इख्तलाफात पैदा कर दिए, फिर मजहबी और रंग के इख्तलाफात पैदा कर दिए, फिरकों के इख्तलाफात पैदा कर दिए। और फिर उसके बाद जो है ना वो किसी एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए रिलीजियस कम्युनिटी को उन्होंने बिल्कुल इकट्ठा होने ही नहीं दिया। एक एक बंदे को इतना स्कैटर कर दिया कि हत्ता के एक घर में बाप किसी और जमात का है, बेटा किसी और मजहब से है, बीवी कहीं और है और बेटी कहीं और है, और वो सारे डिवाइड हो गए। और सारों की डिवाइड होने से जो एज ए नेशन हमारी जो सपोर्ट पावर थी वो सारी की सारी हमारी खत्म हो गई। तो चौथा जो इन्होंने हमारे ऊपर फार्मूला अपनाया और उसमें ये बिल्कुल कामयाब हो गए और हम उसमें बाकायदा हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम उसमें फेल हो गए, कि हम डिवाइड हो गए, हम इकट्ठे नहीं रह सके, नया से नया। और ये चौथे के बाद अब पांचवा जो इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया ना वो किया सोशल मीडिया का हमला। सोशल मीडिया के हमले में इन्होंने कहा कि जितनी पहले थ्योरीज है ना इस्लाम में, सहाबा ने ये किया था, औलिया अल्लाह ने ये किया था, फलां ने ये किया था, नई तहकीक ये आई है, वो भी गलत थे, वो भी गलत थे, वो भी गलत थे, और नए नए मौलवी पैदा हो गया, नए नए मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो गया। और उन्होंने कहा जी हमने रिसर्च किया है तो वो जनाब वो उसमें उस फलां इमाम में ये नुक्स था, तो फलां सहाबी में ये नुक्स था, तो फलां के अंदर ये गलती थी, तो फलां के अंदर ये गलती थी। तो उम्मत मुस्लिमा के जितने भी लीडर थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर बैत की और उसके ऊपर मेहनत की और कुरान की तफासीर लिखी, हिस्ट्री को लिखा और अहादीस को इकट्ठा करके आगे लेके गया, तो उन किताबों के ऊपर भी उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क लगवा दिया और लोगों के अंदर भी, और जितने भी कि ये ना कहा जी कि वो पुराने बाबे हैं, उनके लफ्ज भी, उनके नाम भी गलत कर दिया जी कि वो पुराने जो औलिया अल्लाह थे वो पुराने बाबे हैं, उनको नहीं पता था। तो सहाबा के बारे में भी कहा जी कि उन्होंने भी ये गलत किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कई चीज़ों से इख्तलाफात कर दिया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कई बातों से इख्तलाफात कर दिया, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, और हर एक डिफरेंट जो है ना कल्चर ऐसा बना दिया कि लोगों ने आजकल के मॉडर्न नई पौध ने, नई नस्ल ने, जो IT की नस्ल है, जिनको कोई मजहब की एजुकेशन नहीं है, खुद से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ना कुरान पढ़ा हुआ है, ना हदीस पढ़ी हुई है, ना कभी मस्जिद गया है, ना मदरसे गए, बस वो उन्होंने वीडियो खोलनी है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उसके ऊपर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखना है जो जिसकी दाढ़ी भी नहीं है, ना टोपी है, ना उसको कुछ बात का पता है, उसने बात को इतना खूबसूरत पैराग्राफ के अंदर बात करनी है कि उसने जो है ना इस्लाम
اسلام کے اوپر کریٹیسزم خوبصورت انداز میں کرنی ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ تنقید, ایک ہوتا ہے لاجیکلی. تو اتنا دلیل, لاجک, منطق, فلسفہ ایسے بیان کریں گے اور بیان کر کے وہ کہیں گے کہ جی اس میں فلاں میں مسلمانوں کے فلاں امام میں یہ نقصہ, مسلمانوں کے اس کتاب میں یہ نقصہ ہے, مسلمانوں کے اس مقام میں یہ نقصہ ہے. تو اسلامی تعلیمات کو انہوں نے ایک غیر محسوس طریقے سے, اور آج کا بھولا مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی اگلی نسل کے ساتھ گیم کون سی کھیلی جا رہی ہے, اور نئی نسل کو چونکہ اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے تو یہ ان موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں اور یہاں سے ان کا سارا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک دم سے مولویوں کے خلاف, کیونکہ مولوی کی تو اوپر سے مولویوں کو انہوں نے اس طریقے سے لگا دیا کہ فرقہ بندی کی وجہ سے مولویوں میں اتنے اختلافات پیدا کر دیے فرقہ بندی اور دھڑا بندی کی وجہ سے. تو وہ بندہ کہتا ہے, نئی نسل کہتے ہیں کہ ہم کس کی بات مانے, تو وہ پھر ماڈرن دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا اور وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑی قرآن میں ریسرچ کیا اور یوں جو ہے نا نئی جو ہے نا, تو ان کو سن کے تو اسلام کی اصل سے وہ اگلی نسل ساری ہٹتی جا رہی ہے. تو یہ ان کا چوتھا بڑا حملہ ہے, اور یہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ اس حملے نے ہمارے مائنڈوں کو, ہمارے دماغوں کو, پرانے سارے ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا, ہم ان کے بارے میں بدگمان اور ہر کتاب میں شکوک و شبہات, جو کہ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے پہلی شرط یہ لگائی تھی لا ریب فیہ, کہ میرے قرآن میں شک نہ کرنا, میری بات میں شک نہ کرنا, اسلام میں شک نہ کرنا, موت اور موت کے بعد والی زندگی میں کبھی شک نہ کرنا, اور جنت اور جہنم میں کبھی شک نہ کرنا, خدا کے وجود پہ کبھی شک نہ کرنا. تو اسلام نے تو پہلی شرط یہ لگائی تھی. تو آج کل کے ممی ڈیڈی برگر جتنے بھی نئی پود ہے اس کو موٹیویشن اسپیکروں نے سب سے پہلے تو شکوک و شبہات میں ڈال دیے, اور ایسا وہ شک میں ڈالا کہ اس نے نماز چھوڑی, قرآن چھوڑا, اور وہ ماں باپ سے بجائے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں, جی میں نے یہ اسلام میں یہ بات ایسی کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, عورت کے حقوق مرد کے برابر کیوں نہیں ہے, ایکویلٹی کیوں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور جو ہے نا وہ فیمنزم کیوں نہیں ہو سکتا, اور یہ گائے سسٹر, یہ جو گیز اور لڑکے جو بن جاتے ہیں یہ کیوں منع ہے, اس میں یہ ایسا کیوں ہے, اسلام میں یہ سختی ہے, اسلام میں یہ نقصہ ہے. تو بجائے وہ اسلام کو فالو کرنے کے بجائے ان کا مائنڈ نا کریٹیسزم والا بن گیا, تنقیدی ذہن, تنقیدی ایسا ذہن کہ ایک تو اسلام کو سمجھا نہیں, پڑھا نہیں, عمل بھی نہیں کیا, کہ بندہ کبھی عمل کیا ہو نا تو اللہ اس کے دل کو موڑ دے, تو عمل بھی نہیں کرتے, اور موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے تو انہوں نے اپنی ساری تھنکنگ, اپنے سارا فلسفہ, اوپر سے ان کو لائف ایسی دے دی, ایک منٹ کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم بچتا ہے نا اپنے کام سے, دفتر سے, بزنس سے, کاروبار سے, تو وہ سب سے پہلی پریورٹی ان کی ہوتی ہے سوشل میڈیا. ایک منٹ سے انہوں نے موبائل اٹھانا, ادھر سے بات کی ہے, ادھر سے بات کر کے ساتھ ہی موبائل دیکھنا شروع کر دیا. تو ایک منٹ بھی ان کے پاس فرصت کا نہیں ہے, سوچنے کا نہیں ہے, فکر کا نہیں ہے. افلا, قرآن کیا کہتا ہے, افلا یتفکرون, افلا یتدبرون, افلا یتذکرون, یعقلون, یعلمون, کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, خود نہیں سوچ سکتے, خود نہیں دیکھتے, خود آپ کو عقل نہیں آتی, خود نہیں جان سکتے. تو انہوں نے ریسائٹ تو کی نہیں, تو انہوں نے ان سارے لوگوں کی باتیں سن کے تو سوشل میڈیا کے سارے سحر اور جادو کے اندر ہم لوگ جو ہے نا پورے کے پورا اس کا جادو ہمارے اوپر چل چکا ہے, اور یہ ان کا کفر کا, یہود و نصارہ کا بہت شدید اٹیک ہے. تو ایک تو یہ ہمارے اوپر جو ہے نا یہ ہمیں اسلام سے ہٹانے کے اوپر, اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ تو ان کی سڑکیں بہت اچھی ہیں, ان کے روڈ بہت اچھے ہیں, تو وہ تو ایمانداری سے بزنس بڑا کرتے ہیں, وہ تو یہ کرتے ہیں, وہ تو یہ کرتے ہیں. حالانکہ سب سے مضبوط ترین طاقت آپ کی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو پہچان لے, موت کے بعد والی زندگی کو پہچان لے جو کبھی ختم نہیں ہونی, قرآن اور حدیث کو پہچان لے, اللہ کے رسول کو پہچان لے, اور پھر اس کو اسلام سے محبت ہو جائے اور اس پر عمل شروع ہو جائے. جو بندہ مخلوق میں سے اپنے خالق کو نہ پہچان سکے اور ساری دنیا کی ڈگریاں لے لے, اس سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ہم سب لوگ جو ہے نا اپنے خالق سے غافل ہیں اور اپنی آخرت والی ہمیشہ کی زندگی سے غافل ہیں. تو یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے. تو ایک تو حملہ ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نا ہپنوٹائز کر دیا, ہمارے اوپر جو ہے نا ایک ایسا سحر اور جادو کر دیا کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور حملہ کیا. وہ حملہ یہ کیا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ نے نیچرل خزانے, ذخائر, معدنیات اور مائنز اور گولڈ اور ڈائمنڈ اور آئل اور یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, اور وہ رکھی اللہ نے کن کے پاس ہیں, اللہ نے جن کو اسلام کی دولت سے نوازا تو اللہ نے ان کو یہ سارے خزانے عطا فرمائے. اب ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس یہ خزانے موجود ہیں, تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے ان سارے خزانوں کے اوپر اپنا قبضہ کئی سالوں سے کوشش کی ہوئی, اور وہ کئی سالوں کی
कोशिश करते करते कितनी चीजों के ऊपर वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया और कईयों के ऊपर अभी कैप्चर करें, क्योंकि अल्लाह के खजाने तो लामहदूद हैं। अब आप देखें तकरीबन 100 साल पुरानी उनकी एक्सरसाइज कामयाब हो गई कि वो अरब मुल्कों के अंदर से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और वहां से तेल निकाला कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, और वो तेल के सारे खजानों में वो उनके साथ पार्टनर बन गया। फिर वो अफ्रीका बर्रे आजम, अफ्रीका जो है वो कितना बड़ा बर्रे आजम है, पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम अफ्रीका है। कैमरून, नाइजीरिया और एथियोपिया और पता नहीं कितने मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सूडान, यानी सबसे ज्यादा खजाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफ्रीका के अंदर रखे। और अफ्रीका के लोगों के ऊपर उन्होंने ऐसा रूल ओवर किया कि एक तो उन्होंने उनको साइंस की अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और इस सारी चीजों से महरूम रखा। मुश्किल से एक वक्त की, 2 वक्त की नहीं, 3 वक्त की नहीं, एक वक्त की रोटी भी उनकी मुश्किल से पूरी होती है। तो जो बंदा अपनी रोटी की फिक्र में रहेगा वो आगे रिसर्च, तहकीक और जो है ना खजानों को और उसके ऊपर जो है ना उसके अंदर डिगिंग और उसके ऊपर मेहनत कैसे करेगा। तो वो एक तो उनके अंदर इस नॉलेज की कमी रखी। फिर उनकी जितने भी रूलिंग जो लोग हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके फौजी हैं, उनके इक़्तिदार वाले लोग हैं, उन सब के अंदर मल्टीपल ग्रुप क्रिएट किए और इतने ग्रुप क्रिएट किए कि किसी भी ग्रुप को परमानेंट हुकूमत नहीं करने देते। कोई 1 साल के लिए आता है तो दूसरा जो है ना उसके खिलाफ बगावत कर देता है, फिर 2 साल के लिए आता है तो अगला ग्रुप उसके खिलाफ बगावत कर देता है, और बगावत करवाने वाले भी यही और बगावत जो है ना कि मदद करने वाले भी यही, पहलों को बिठाने वाले, फिर उतारने वाले, नए को लाने वाले, सारा निजाम ये चला रहे हैं। और उनको अब पैसों के अंदर खेल भी रहे हैं और उनको ब्लैकमेल भी करके रखा हुआ है। उनकी कमजोरियां, उनको लालच, उनकी रिश्वत, उनको पैसों से खरीदा हुआ और उनको जो है ना इतना मेंटली, फिजिकली और टॉर्चर ऑक्यूपाई किया हुआ है कि वो हवस के और इक़्तिदार के हवस में वो इस काबिल ही नहीं हैं कि वो इनको किसी बात से इनकार कर सके। तो अफ्रीका के जितने भी लोग हैं और रूलिंग लोग, उन सबको इन्होंने इस तरीके से जो ना अपने पंजे में, अपने शिकार के अंदर, अपनी जाल में फंसाया हुआ है। तो वहां पर फंसा के क्या किया हुआ इन्होंने, तो उनके जितने भी खजाने हैं उन सारों के ऊपर कब्जा इनका है। अब आप साउथ अफ्रीका में देख लें, मैं वहां पे गया तो मुझे पता चला जितने भी गोल्ड के खजाने हैं ना, माइंस हैं, और वो सारों के सारे को 50 साल को, 100 साल को, 200 साल के लीज एग्रीमेंट जो है ना वो गोरों ने, यूरोप ने, अमेरिका ने जो है ना वो किए हुए हैं। अब देखें सारा गोल्ड निकलता अफ्रीका से है, लेकिन पूरे अफ्रीका में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर गोल्ड को रिफाइन करने की मशीनें लगी हुई हों और वहां पर गोल्ड रिफाइन होकर दुनिया में गोल्ड बेचा जाए। वो गोल्ड की रिफाइन की मशीनें कहाँ पे लगी हुई हैं? कोई बेल्जियम में लगी है, तो कोई फ्रांस में लगी है, तो कोई इटली में लगी है, तो कोई अमेरिका में लगी है। तो वहां पर जाकर इनके जो है ना सारे माइंस जो है ना वो कंटेनर्स में और सी के जरिए उन मुल्कों में जाता है और वहां जाकर वो गोल्ड रिफाइन होता है और फिर वो गोल्ड की जो है ना पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना वो, यानी गोल्ड आता उन अफ्रीका मुल्कों से है जहाँ पर, और इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है ना, ये जो बैठकर आप कंस्पिरेसीज करते हैं और थ्योरी बनाते हैं, आप यकीन कर लें 100 बंदा 1 करोड़ बंदे के ऊपर भारी आ जाता है। इनके थिंक टैंक जो है ना वो अगर, और मुसलमानों में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 100 बंदा आपस में मुत्तफिक होकर बैठकर थिंक टैंक बना सके और कि इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है, और उनका मुस्तकिल काम हो कि हमने सोचना है, हमने प्लानिंग करनी है, हमने और उसकी तरतीब बनानी है, उसको प्रैक्टिकल कैसे करवाना है, उसके ऊपर सारा रिसर्च कैसे करवानी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, काम कैसे होना है। तो ये मुसलमानों में ये चीज को उन्होंने रखा और इनकी जितनी भी पढ़ी लिखी करीम है जो इस तरह का काम कर सकती है, उनको वो उठा के अपने मुल्कों में ले जाते हैं अच्छी अच्छी जॉब्स देकर, और यहाँ पर सारे करप्ट और जो है ना और अजीब व गरीब लोग जो है ना नाअहल और इनकैपेबल लोग हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं। तो हम इस वजह से भी पीछे। ये चौथा, हम ये जो हमला है ना, ये भी बहुत है कि हमें खजानों में उन्होंने हमारा यानी सारा खजाना उठाकर, पहले जब इंग्लैंड आया पाकिस्तान हिंदुस्तान में, तो यहाँ के जितने भी गोल्ड के मुगलों के खजाने थे वो सारा उठा के ले गया। अब अगर कोई नई चीजें निकली हैं तो अब उन्होंने इसके ठेके ले लिए। बलूचिस्तान में ठेके हो गए, इंडिया में ठेके हो गए, और हर जगह जो है ना वो ठेके उन्होंने उठा लिया और वो वहां से माइंस निकाल के लेके जा रहे हैं। तो एक अटैक हमारे ऊपर उनका ये भी है। फिर उसके बाद एक अटैक ऐसा है जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं है कि ये भी हमारे ऊपर अटैक हो
सकता है, और उसके ऊपर हमने कभी वर्किंग नहीं की, हमारी कभी ख्याल तक नहीं गया। और वो क्या है कि अगर इंसान बच्ची खुची हिम्मत, बच्चे खुचे खजाना, बच्चा खुचा सरमाया, बच्चे खुचे लोग, अगर कोई मेहनत करके काबिल होकर अपने आप को सर्वाइवल की जंग में और तरक्की की दौड़ में आगे लेके जाने के हम लोग काबिल भी रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक और अटैक किया कि इन्होंने हमारी कम्युनिटी खत्म कर दी। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में जो कराची में जो माइग्रेट इंडिया से लोग होकर आए ना, जिसको हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं या मुहाजिर कहते हैं, ये कम्युनिटी बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत लॉयल थी, बहुत समझदार थी, बहुत एजुकेटेड थी, और इनको बहुत ज्यादा जो है ना रिसर्च और इन चीजों का पता था। तो इन्होंने आके पाकिस्तान की ग्रोथ में, तरक्की में हिस्सा लिया, और पाकिस्तान थोड़े ही सालों में जो है ना बहुत इतना ऊपर चला गया कि यहाँ पर जापान के लोग भी और जो है ना कोरिया के लोग भी आकर मुलाजमत करने लग गए, और पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया, और पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा वो उरूज पे जा रहा था। तो इन्होंने देखा, ये जो थिंक टैंक है जो हजार साल की प्लानिंग करते हैं यहूद और नसारा में, कि पाकिस्तान की अगर तरक्की की रफ्तार ये रही तो इसने यूरोप को बीट कर जाना है, अमेरिका को बीट कर जाना है, दुनिया में टॉप नंबर पे निकल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस कम्युनिटी जो पढ़ी लिखी थी, हिंदुस्तानी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और समझदार लोग, मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कराची में 10 साल रहा हूँ और मैंने कराची में उस कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारा है। बहुत ही समझदार डिसेंट लोग थे। इन्होंने उसके मुकाबले में इन्होंने एग्रीमेंट किया इसराइल ने कि दुबई गवर्नमेंट के साथ, यूएई गवर्नमेंट के साथ, हम तुम्हें तरक्की देते हैं। वो सहरा था, डेजर्ट था, जंगल था, बेआबान इलाका था, और कोई वहाँ पे कोई तरक्की नाम की कोई चीज नहीं थी, ना उनकी एयरलाइन अपनी थी, ना कोई रहने की जगह, ऊंट चराते थे, और कोई उनके अंदर एजुकेशन नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था। तो उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि हम तुम्हारी मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हैं और हम तुम्हें वो तरक्की देंगे, लेकिन कंडीशंस, शर्तें, पॉलिसीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट टोटल की टोटल हमारी रहेगी। और ये एग्रीमेंट इनका उस वक्त हुआ, और उतना मजबूत इन्होंने यूएई को बांधा हुआ है कि वो यूएई के सारी की सारी जो है ना इन्होंने प्लानिंग अपने पास लेकर इन्होंने कराची को, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए इन्होंने यूएई को आबाद किया, और ऐसे आबाद किया कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो गरीब मुल्क हैं, चाहे अरब मुल्क हैं, जिनके पास तेल है, खजाने हैं, सोने हैं, चांदी है, जितना भी माल और दौलत है, अब अरब मुल्कों के पास कितना सरमाया, कितना पैसा है, तो इन सारों का पैसा इनकी अयाशी के लिए, इनके और एशिया के जितने बिजनेसमैन है, इनका जो बचा हुआ सरमाया, पैसा, दौलत, ये सारा का सारा पैसा पाकिस्तान में खपने की बजाय ये सारा पैसा जो है वो यूएई में आ जाए, और यहाँ से हम जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग भी फ्री कर दें, और यहाँ पे 2 नंबर पैसा भी फ्री कर दें, औरत भी फ्री कर दें, अब फहाशी उरियानी यूरोप का सारा कल्चर भी इनको दे दें, और जो है ना यहाँ पर जो है ना तेल और ये जितनी भी है ना गैर कानूनी स्मगलिंग, नॉन ड्यूटी और यूरोप की सारी चीजें, प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट्स की मूवमेंट, इस मुल्क का माल दुबई के जरिए से उस मुल्क में चला जाए, इधर का पैसा उधर चला जाए, उधर का पैसा इधर आ जाए, और जो है ना लोग यहाँ पे अपने अपने मुल्कों में जितनी भी करप्शन करें वो पैसा उठाकर दुबई में लेकर आ जाए, दुबई से जो है ना वो वापस पैसा उन गोरों के मुल्कों में वापस चला जाए जहाँ पे उन्होंने कर्जे दिए थे हमें अपना गुलाम बनाने के लिए। पहले वो हमें कर्जा देते हैं, फिर हमारे ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो है ना टॉप के जरिए से करप्शन करवा के वो पैसा दुबई में ले जाते हैं, दुबई से फिर वही पैसा उन मुल्कों के पास वापस चला जाता है जिन्होंने हमें ये कर्जे दिए हैं। तो ये रोटेशन उन्होंने बनाकर उन्होंने दुबई को जो है ना स्टैंड अप किया, और कराची को कैसे उन्होंने खत्म किया। दुबई कभी नहीं बन सकता था अगर कराची अपने पैरों के ऊपर रहता, लाहौर अपने पैरों पे रहता, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी रहती, और पाकिस्तान में जाना उन्होंने कराची को जितने भी जीनियस लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उस नस्ल को कैसे खत्म किया कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो उनसे भी ज्यादा ज़हीन और काबिल होनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक MQM के नाम का जो है ना वो एक जमात को डिजाइन किया गया, और वो जमात जब बनी और उसमें नौजवान लड़के उन्हीं पढ़े लिखे ज़हीन लोगों के, और उन्हीं का नाम इस्तेमाल किया जी मुहाजिर कौमी मूवमेंट, हम तुम्हारे जो है ना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उसके तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में उन्होंने सारे लड़के अगली नस्ल को उन्होंने इकट्ठा किया, और उनको जो है ना हाथों में पिस्टल और गन्ने और डंडे और जो है ना वो सारा पकड़ा के, और उनको एजुकेशन से हटाकर यूनिवर्सिटियों में भी MQM, स्कूलों में भी MQM और कॉलेजों में भी MQM, हर जगह जो है ना कल्चर बदमाशी वाला डेवलप हो गया। अब नौजवान लड़के तो ना समझ होता है, तो उस वक्त मीडिया भी नहीं था, समझाने वाला भी कोई नहीं था,
تھا تو جو है ना वो यूं गैदरिंग और औरतें मर्द इकट्ठे हुए और यूं जो है ना वो जमात ऐसी बनी कि उन्होंने पढ़ी लिखी ना अपने बाप की मानी, ना पढ़ी लिखी बात मानी, ना मजहब की मानी, और वो बदमाशी कल्चर ऐसा बना कि उन्होंने फंडिंग की पता नहीं कहाँ से फंडिंग उनको हो रही थी, और यूं एमक्यूएम का इतना तेजी से वजूद फैला कि सारी जितनी भी करीम थी ना पढ़ी लिखी कराची की, वो सारी तरक्की जो स्पीड से जा रही थी वो सारी तरक्की जीरो हो गई, और वहाँ पर दहशत फैल गई, चलते कारोबार बंद हो गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो गई, और वहाँ पे कत्ल गारा शुरू हो गई, और लोग जो है ना अपना कारोबार तबाह करके वहाँ से भागे जान बचाने के लिए, और यूं जो है ना सारी जिंदगियों की जमा पूंजी उन्होंने लूट ली, फैक्ट्रियों को आग लगी, और क्या क्या कुछ हुआ कि एक लंबी दास्तान है, उसको जितना छेड़ेंगे हमारे जख्म ताजा होंगे। तो जो है ना वो हमारे कराची के अंदर ये सारा सूरत हाल पैदा करके तो पाकिस्तान की जो तरक्की का सबसे बड़ी बुनियाद और मजबूत बैकबोन थी ना उसको उन्होंने तोड़ दिया, और बंदे की रीढ़ की हड्डी जब टूट जाए तो बंदा चलने फिरने के काबिल नहीं रहता है। तो कराची हमारे बिजनेस की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, तो वहाँ पर उन्होंने उस कम्युनिटी को जो समझदार कारोबारी लोग थे खत्म करके उन्होंने इन नौजवानों को हाथों में सारा असला देकर चोरियां, डकैतियां, कत्ल गारा और बुराइयों में मुब्तला करके वो सारा कल्चर इनको दे दिया। तो लोगों ने क्या किया, पूरे पाक के लोगों ने जिनके पास पैसा व्हाइट मनी था या ब्लैक मनी था वो सारा पैसा दुबई में शफल हुआ, और दुबई जो है ना वो डेवलप होता गया, ऊपर जाता गया। फिर इंडिया के साथ भी उन्होंने ये किया, बांग्लादेश के साथ भी किया, फिर दूसरा अफ्रीका के मुल्कों के साथ भी किया, और इन सारी दुनिया में से जितने भी लोगों के पास सरमाया था वो दुबई को एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में देकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाते गए, और दुबई के अंदर नई से नई जो है ना अट्रैक्शन पैदा कर दी, खूबसूरतियाँ और लग्जरी लाइफ, एंटरटेनमेंट्स, एंजॉयमेंट्स, और जो ना और दुबई देखें नेशनलिटी किसी को भी नहीं देता, वो सब कहता कि पैसा लेकर आओ, यहाँ पर पैसा फेंक कर तो फिर तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। तो ये दुबई को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और दुबई आज जो है ना वो यूएई सारा का सारा एस्टेब्लिश हो गया है, और पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी जो है ना वो दुबई के मुकाबले में, यूएई के मुकाबले में कमजोर हो गई, तो बांग्लादेश की कमजोर हो गई और इंडिया की। तो ये सारी सूरत हाल ये हमारे साथ, ये एक हमला हमारे ऊपर, हमारी तरक्की में एक ये भी रुकावट उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया।